दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सामान्य हिंदी खंड से निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? ऑप्शन है उत प्लस छवास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस वास या उत प्लस श्वास। इसमें से आपको बताना है कि उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत प्लस श्वास। देखिए दोस्तों, उत प्लस श्वास इसका जो संधि हो जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है। आधा त या द के बाद आधा श हो तो आधा त या द का च और स का छ हो जाता है। जैसे शरत और शशि तो शरत छशी हो जाता है। तो याद रखिएगा उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत प्लस श्वास है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। तो याद रखिएगा दोस्तों, युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष समास का विग्रह पद है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष समास का विग्रह पद है जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो तो उसमें अलुक तत्पुरुष समास होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आ जाती है। इसमें आपको रेखांकित शब्द को शुद्ध वर्तनी चयन करना है। तो सही उत्तर है, देखिए दोस्तों, उच्छृंखलता का सही जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन सी, उच्छृंखलता। देखिए उच्छृंखलता ये ऑप्शन सी में जिस तरह से लिखा गया है ये शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है वधु का सामान्य बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए वधु का बहुवचन रूप वधुएं होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुमेलित है? कथन एक है कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, इसमें जो आपको क्रम मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए वाक्य का जो सही व्यवस्थित क्रम होगा इस तरह से मिला सकते हैं आप कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के बाद अयोध्या चले गए, यानी पहले सबसे पहले ल हो जाएगा, ये पहले नंबर पर ल हो जाएगा और वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वह कभी कभी काशी और चित्रकूट चले जाते थे, तो ल के बाद यह हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा कि रामचरितमानस के अतिरिक्त, तो य के बाद र होगा। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने अन्य पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित रामायण, रामलला नहछु और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? सबसे पहले ल होगा, फिर य, फिर र और फिर व, तब ये सेंटेंस आपका तार्किक रूप से सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। पहला है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ होता है बंधनहीन, सही है। 3-13 होना, संगठित होना, ये आपका सही नहीं है क्योंकि 3-13 होना लोकोक्ति का अर्थ होता है भाग जाना, न कि संगठित होना। एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गलत अर्थ वाली लोकोक्ति, तो ये है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय अनुचित है? संरचना देखिए विरचित, उद्भावना, संघटना या रचना विन्यास। तो आप देखिए उद्भावना, देखिए उद्भावना शब्द जो है ये संरचना का पर्याय नहीं है, जबकि विरचित, संगठन और रचना विन्यास ये संरचना के पर्याय हैं। अब अगले प्रश्न के रूप में एक वाक्यांश दिया गया है, गद्यांश। इसमें देखिए कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं?
बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति को हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर बंधन दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं और शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी, जीवन अधिक आनंदमय होगा, हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। तो इस गद्यांश के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा? तो जो गद्यांश आपने पढ़ा है दोस्तों, इसके आधार पर सही शीर्षक हो जाएगा शांत रहो सुखी रहो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन देखिए, सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय, महायोग या शांति। तो सही उत्तर है महायोग। देखिए, कहा गया है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को महायोग कहा गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन कौन से रोग दूर होते हैं? मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना या चीखना चिल्लाना। तो सही उत्तर है दोस्तों, अंतिम भाग में ये कहा गया है कि बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी उपचार के ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने लगेगी और छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रोध को काबू में रखने पे पाचन क्रिया से जुड़े रोग दूर होते हैं। अगला प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है सब्यसाची। आप जानते हैं दोस्तों, सब्यसाची का अर्थ होता है जो बाएं हाथ से तीर चलाता है। अगला प्रश्न है, वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ बताते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में चूरन का तत्सम रूप क्या है? तो चूरन का तत्सम चूर्ण होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। और चरण और चरित्र तत्सम शब्द हैं, जिसका तद्भव चरण का चरण हो जाएगा तद्भव और चरित्र का चरित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अकाल। देखिए, अकाल का विलोम शब्द क्या है? तो अकाल का विलोम सुकाल होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। मुहावरा क्या है? तो आप जानते हैं कि मुहावरा ये वाक्यांश होता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका सीधा सीधा अर्थ न होकर जो है वो एक व्यंजनात्मक अर्थ यानी व्यंजनार्थ को प्रकट करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ होता है दरिद्रता में भी आनंद लूटना, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तमस का पर्यायवाची क्या है? देखिए, अंधेर, अंधकार, अखंड या अंधा। तो सही उत्तर है तमस अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार के अन्य पर्यायवाची में आप जानते हैं तम, तिमिर और अंधेरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, पयः धन द यानी पयोद में प्रयुक्त संधि कौन सी है? देखिए दोस्तों, पयोद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कि दोस्तों पयः प्लस द बराबर पयोद में जो संधि प्रयुक्त हुई है वो है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जानते हैं विसर्ग के पहले अ और बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगी वो हो जाएगा ज्योत्सना। देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग
जुड़ा है आपको बताना है। तो आप जानते हैं प्रतिनिधि प्रति प्लस निधि, प्रति प्लस निधि बराबर प्रतिनिधि होता है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटना है। कवि, आंख, बहन और तिनके। तो सही उत्तर है तिनके। तिनका का बहुवचन होता है तिनके। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है आपको बताना है। ताकत, अमानत, कावेरी और हाथ। तो निम्न शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। तो सही उत्तर है हाथ। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाथ पुल्लिंग शब्द है, जबकि ताकत, अमानत और कावेरी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कच का अनेकार्थक नहीं है। बाल, बादल, झुंड और कच्चा। तो सही उत्तर है दोस्तों, कच का अर्थ बाल, पपड़ी, झुंड, बादल होता है। कच्चा इसके अनेकार्थक शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, क्या होगा। इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है मोहन ने पढ़ा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा होगा या मोहन ने पढ़ा था। तो सही उत्तर है मोहन ने पढ़ा होगा। दोस्तों ये संदिग्ध भूतकाल में ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था अथवा नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है कि मोहन ने पढ़ा होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों सामान्य गणित यानी अंकगणित और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण खंड है उससे संबंधित प्रश्नों को। देखिए, यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल क्या होगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देखिए, एक तो विकल्प से दे सकते हैं, एक तो फार्मूले के अनुसार सेट करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो संख्या कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। ऐसे लगाइए कि p माइनस क्यू बराबर 5। देखिए p q से 5 अधिक है तो p माइनस क्यू बराबर 5 हो जाएगा। और p तथा q के वर्गों का योग 55 है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो जब इस फार्मूले का समीकरण 1 का वर्ग आप करेंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये 25 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप सूत्र को हल करेंगे तो p और q का गुणनफल जो है दोस्तों ये 30/2 यानी 15 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर है। इस जो है प्रश्न को हल करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगले प्रश्न पर आते हैं। लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वह संख्या जो संख्या 1 और अपने अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भाज्य न हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए दंड चित्र में एक बल्लेबाज द्वारा 10 भिन्न पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। देखिए इनिंग है और ये रन है। देखिए पहली इनिंग में 108, दूसरी में 65, तीसरी में 13, चौथे में 113, इसी तरह से 10 पारियों के रनों को दर्शाया गया है। पहला प्रश्न है इस जो है चित्र के आधार पर, ये जो हमारा दंड चित्र है इसके आधार पर पहला प्रश्न है कि कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए हैं। तो आप इसका उत्तर कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप इसका उत्तर इस तरह से निकाल सकते हैं। औसत, देखिए एवरेज निकालने का फार्मूला ये होता है टोटल रन बटे टोटल पारी। तो आप टोटल रन गिन सकते हैं 108 प्लस 65 इस तरह से। तो ये टोटल रन की संख्या 825 हो जाएगी और इसमें 10 का भाग दे देंगे तो 82.5 हो जाएगा। 82.5 आपका ये औसत हो जाएगा। तो कौन कौन सी पारियां हैं देखिए, 1, 4, 6, 9 और 10, ये 5 पारियां हैं जिसमें बल्लेबाज ने औसत से अधिक रन बनाए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 पारियों में बल्लेबाज ने औसत रन यानी 82.5 से अधिक रन बनाए हैं। दूसरा या अगला प्रश्न है कि पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। तो पारी 1 में आप जानते हैं 108 रन बनाया है और पारी 5 में 78 रन बनाए गए हैं।
तो प्रतिशत हो जाएगा 108/78 गुणे 100। तो ये हो जाएगा कितना 138.46%। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का 138.46% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है? तो दोस्तों 10, 15 और 20 लंबाई वाली छड़ में से बराबर लंबाई लेने पर तीनों का म स प लेना पड़ेगा। तो 10 बराबर 5 गुणे 2 और 15 बराबर 5 गुणे 3 और देखिए 20 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 2। तो अभिष्ट संख्या का म स 5 हो जाएगा। तो आप जान लेते हैं एक टुकड़े की लंबाई 5 मीटर हो जाएगी। 10 मीटर लेंगे तो 5 + 5 2 टुकड़े, 15 मीटर में 5 + 5 + 5 3 टुकड़े और 20 मीटर में 4 टुकड़े होंगे। तो कुल टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, 3 और 4 यानी 9 टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों टोटल। तो सही उत्तर है 9 टुकड़े कम से कम काट सकता है बिना कुछ बर्बाद किए। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि a का 26% 832 हो तो a के 31% का मान कितना होगा? तो a का 26% पहले निकाल लीजिए। a देखिए इसको ऐसे हल करेंगे, a गुणे 26/100 बराबर 832। जब आप इसको हल करेंगे तो a का मान हो जाएगा, देखिए a का मान आपका हो जाएगा 832 गुणे 100 इंटू बाई 26। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3200। अब a का 31%, तो a का 31% 3200 गुणे 31/100 तो ये 992 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा 992, ऑप्शन डी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। किंतु वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए क्रय मूल्य अगर जो 100% हो तो 30% आपका कितना हो जाएगा? 332%। 10% कम मूल्य पर बेचता है यदि उसने 32 तो 30% 332 और 90% का मान निकालने के लिए आपको 332/30 गुणे 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 996। तो सही उत्तर इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं 996, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अंक गणितीय प्रगति के पहले 13 पदों का योग क्या है अगर पहला पद -10 है और अंतिम पद 26 है? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए समानांतर श्रेणी का जो फार्मूला है दोस्तों, समानांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो होता है n/2 a + l। तो n/2 मतलब 13/2, 13 पद हैं 13/2 और कोष्ठ में देखिए योग जो हो जाएगा समानांतर श्रेणी का n/2 यानी 13/2 गुणे कोष्ठ में -10 + 26। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2 गुणे 26 में से 10 गया 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 और 13 104। तो सही उत्तर आपका 104 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ये फार्मूला बेस्ड है, तो आप याद रखिएगा। किसी समानांतर श्रेणी के अगर पहला पद a और अंतिम पद यल हो दोस्तों तो n पदों का योग Sn = n/2 a + l होता है। अगला प्रश्न है, यदि x + y = 52 और x - y = 20 तो x और y का अनुपात क्या होगा? तो देखिए x + y = 52, x - y = 20, 2x = 72 हो जाएगा और x का मान आपका 36 हो जाएगा। तो y का मान 52 - 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो x और y का अनुपात 36 और 16। तो 36 और 16 का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए 4 × 9 = 36, 4 × 16, तो 9 और 4 का अनुपात हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है कि यदि x + y + z = 0
तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई, इसको जब हम सेट करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बटे एक्स वाई जेड हो जाता है। और इसको और भी जब हम सरल करेंगे तो ये 3 वाई जेड बटे एक्स वाई जेड बराबर 3 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3 वाई जेड हो जाएगा। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 65, 70 और 55 हैं, यक्स तथा 80 हैं। ये 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। यदि उनके प्राप्तांकों का माध्य 70 है तो x का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि माध्य जो होता है औसत होता है, तो इसमें आप 65, 70, 55, x और 80 को जोड़ के 5 से भाग देंगे तो ये 70 के बराबर हो जाएगा। और x का मान आप निकालने के लिए तिर्यक गुणा कर लीजिए, 70 गुणे 5 माइनस 270। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 350। 350 में से 270 गया, कितना हो जाएगा 80। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 10 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 100 में से निम्न प्रकार हैं: 94, 97, 90, 75, 80, 63, 67, 78, 59 और 72। तो इनका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। याद रखिए कि समानांतर माध्य x बार का जो फार्मूला है सभी मूलों का योग बटे मूलों की संख्या। तो सभी मूल्यों का योग 94, 97 एक क्रम से जोड़ लीजिए और उसमें 10 का भाग दे देंगे तो सभी का जोड़ आपका हो जाएगा 775/10। तो ये 77.5 इसका मान हो जाएगा। इस श्रेणी का 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समानांतर माध्य आपका 77.5 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 9 विद्यार्थियों के हिंदी में निम्न प्राप्तांकों के आधार पर माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा, सबसे छोटा 45 है, उसके बाद आएगा 48, फिर 55 आएगा दोस्तों, उसके बाद 58 संख्या आएगी, फिर 64 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 67 आएगा, उसके बाद 74 आएगा और फिर 84 आएगा। तो ये 9 विद्यार्थियों का जो आरोही क्रम में लिख लिए। पदों की संख्या कितनी है 9। तो 9 पद जब होते हैं तो माध्यिका यम का मान n+1/2 पद होता है। n+1/2 पद का मान कितना है, तो आप देखिए 5वें पद का मान 1, 2, 3, 4, 5 64 हो जाएगा। तो सही उत्तर है n/2 पद का मान 64 है, इसलिए सही उत्तर आपका 64 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बंटन का माध्यिका 32 है और समानांतर माध्य 30 है, तो बहुलक का मान क्या होगा। बहुलक का फार्मूला होता है z बराबर 3m - 2x बार। तो सेट कर लीजिए इसे फार्मूले पर। z मतलब बहुलक 3 गुणे 32, माध्यिका 3 गुणे 32, 3 गुणे 32 माइनस 2 गुणे 30, तो 64 में से 60 चला गया। देखिए 3 गुणे 32 माइनस 2 गुणे 30, तो देखिए यहाँ पर 96 में से 60 गया, सही उत्तर आपका 36 हो जाएगा। तो बहुलक का मान 36 होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसको फार्मूले के आधार पर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब किसी घन का कोण कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल है। घनाभ की लंबाई n, घनाभ की लंबाई b, घनाभ की ऊंचाई h हो तो l और b का अनुपात कह रहा है 2 और 1 का है, यानी 4 और 2 का हो जाएगा। b और h यानी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2, 1 का है, तो l b h का मान 4, 2, 1 हो जाएगा। l b और h का मान कितना हो जाएगा 4, 2 और 1। अब देखिए घनाभ की ऊंचाई 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, तो घनाभ की लंबाई 4 यूनिट होगी 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई 2 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर हो
तो घन का आयतन बराबर घनाभ के आयतन से फार्मूला निकालिए। ए क्यूब घन का आयतन होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, और घनाभ का 2 × 8 × 4। तो देखिए ए क्यूब बराबर 64 का घन हो जाएगा, 64 का घन आपका 4 हो जाएगा। तो घन का कोण कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के खटफलक का विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण की लंबाई होती है दोस्तों L² कड़ी में L² प्लस B² प्लस H²। तो कड़ी में ये हो जाएगा 50, 50 का मान हो जाएगा 5 कड़ी में 2। तो सही उत्तर 5 कड़ी में 2, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी लंब वृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है। बेलन या सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई जो है 7 × 2 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या की दोगुनी है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। इसके अलावा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला याद रखिएगा 2πr/h। तो यहाँ पर आप फार्मूले में लगाइए 2 × 22/7 × 7 × 14, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 × d1 × d2 होता है। d1 जहाँ d1 और d2 दोनों विकर्ण और a जो है समचतुर्भुज की भुजा होती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 × 32 × 24 यानी 384। तो याद रखिएगा दोस्तों 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा जो है क्षेत्रफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले कमरे की छत की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कमरे के छत की चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल 1517 × 902 हो जाएगा। और दोस्तों आवश्यक टाइलों की संख्या 1517 × 902 बटे 41 × 41, तो इसका मान 814 हो जाएगा। यानी 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये 814 वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों दो संकेंद्रित वृत्त एक वलय बनाते हैं। वलय की अंतर और बाह्य परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर है। जैसे इस तरह का वृत्त है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वलय की जो है बाह्य परिधि एक की 22 सेंटीमीटर है ये, और इसका 88 सेंटीमीटर है। वलय की चौड़ाई जो है वलय की चौड़ाई कितनी होगी? तो इसमें आप देखिए वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2πr1 22 हो जाएगा। r1 आंतरिक त्रिज्या है, r1 जो है 3.5 सेंटीमीटर, ये इसका r1 हो जाएगा। तो r1 ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। r2 का मान 28 है, तो r2 ये 44/2 × 22/7, इसको हल करेंगे तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए वलय की चौड़ाई r1 माइनस r2, तो 7 में से 3.5 घटा देंगे 3.5, तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा वलय की चौड़ाई। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये प्रश्न देखिए एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत ABCD में विकर्ण AC और एक भुजा BC होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप ये आयत लेंगे, यहाँ पर कह रहा है विकर्ण आपका, इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो एक बड़ी भुजा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 और 25 ये हो गया। तो जो दूसरी भुजा, जो एक भुजा ये लंब वाली भुजा है, ये कितनी हो जाएगी? तो AB का मान आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल AB × BC,
तो ये 7 गुणे 24 आपका हो जाएगा। 7 गुणे 24 168 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों उस आयत का क्षेत्रफल। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई की 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि या परिमित 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो आप इसको इस फार्मूले पर एक त्रिभुज बनाइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है और त्रिभुज बना के AB और C आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई के दोगुनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो AB की लंबाई कितनी है? ये x सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 2x-2 है। और ये जो हो जाएगा AC या विकर्ण की लंबाई, ये कह रहा है AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है तो x + 10 हो जाएगा ये। और अब कह रहा है कि आप बताइए कि यदि परिमित यानी तीनों भुजाओं का योग 32 हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो x + 2x + x + 10 बराबर 32। देखिए x + 2x - 2 + x + 10 बराबर 32। तो 4x का मान यहाँ पर 24 हो जाएगा। x का मान आपका जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AB की लंबाई आपकी 6 हो जाएगी। और देखिए AC की लंबाई 6 + 10 यानी 16 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 2 गुणे 6 यानी 12 में से 2। तो ये देखिए यहाँ पर 2 गुणे 6 12, 12 में से 2 गया 10 सेंटीमीटर BC की लंबाई हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन C आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। A और B की औसत 36 है। B और C का औसत 42 है। C और A के बीच कितना अंतर होगा? तो A और B का औसत आपका 36 हो गया। A और B का योगफल जो है 36 गुणे 2 72 हो जाएगा। दो संख्याओं का औसत 36 है तो दो संख्याओं का योग आपका 72 हो जाएगा। दूसरा है B और C का योग 42 है। तो आप देखिए B और C का योग औसत 42 है तो B और C का योगफल 84 हो जाएगा। और इसके अलावा कह रहा है कि C और A के बीच कितना अंतर है? तो B + C - A + B बराबर 84 - 72 बराबर 12। तो C - A का मान आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन B सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। A और B ने 2 सही 1/2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार लिए। B ने A की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दर बराबर अधिक ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन में अंतर गुणे समय। तो ये फार्मूला है, एक बार फिर से देखिए। दर यानी रेट बराबर अधिक ब्याज गुणे 100 याद करिएगा बटे मूलधन में अंतर गुणे समय। तो टाइम इस पे फार्मूले पे आप सेट करिए। देखिए 40 अधिक ब्याज 40 है गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन में अंतर 3200 - 3000 गुणे 2.5%। तो ये 8% आ जाएगी ब्याज की दर। अगला प्रश्न है। एक कक्षा में 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हों तो कितने के पास ब्लूटूथ सुविधा है? दोस्तों 200 छात्रों में से 30% के पास मोबाइल है तो 200 का 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। अब 60 छात्रों में से 10% छात्रों के पास ब्लूटूथ है तो 60 का 10% हो जाएगा 6। तो सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी है। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो देखिए रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर संक्रांति पर होता है तो सही उत्तर है संक्रांति।
देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा संक्रांति, ऑप्शन सी संक्रांति। दोस्तों संक्रांति जो है एक खगोलीय घटना है, ये वर्ष में 2 बार होती है। 20 और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। शीत संक्रांति 20 या 21 या 22 दिसंबर को होती है। तो 21 जून और 22 दिसंबर, देखिए 21 जून और 22 दिसंबर को जो है संक्रांति होती है। तो देखिए ये मकर रेखा पर लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को और कर्क रेखा पर 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं दोस्तों IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना की ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। इसका गठन 1957 में किया गया था और IAEA संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला प्रश्न है आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न आसान सा है, मोहिनी अट्टम केरल का जो है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर है केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन ये भी मौलिक कर्तव्य है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का अंत मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मूल अधिकारों में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार है? तो ये विषय हैं 29 विषय, जिन पर 11वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। इन पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार है। आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 क से अड़ तक 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिस पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक कौन है? देखिए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें किलोबाइट इसमें ये सबसे छोटा मात्रक है मेमोरी का। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। तो इस तरह से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक दोस्तों इसमें किलोबाइट है, जबकि बिट जो है मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम या रैम। तो सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन ए। दोस्तों कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस और अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? देखिए ऑप्शन है आपके एका आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन या मोपाला। तो सही उत्तर है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 का है और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 विकल्प आपके सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय सही है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ये भी सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना नहीं की थी, जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावर्ट्स्की, कर्नल अलकाट और विलियम क्वान जज और अन्य द्वारा की गई थी।
एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना 1875 में। दोस्तों देखिए, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना नहीं की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी बेबियन डिरीजियो थे। तो दोस्तों ए, बी और डी आपके सही सुमेलित हैं। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना नहीं की थी। अगला प्रश्न है, शासकों के उपाधियों से सुमेलन करना है आपको। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है शासकों की उपाधियों से संबंधित में। समुद्रगुप्त, परक्रमांक, तो ये पराक्रमांक दोस्तों समुद्रगुप्त की उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। कुमारगुप्त को शकारी नहीं कहते हैं। दोस्तों भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी कहा गया है और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र की उपाधि ग्रहण की थी और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन नहीं है। शकार की उपाधि कुमारगुप्त ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इन विकल्पों में से महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद जो है सर्वाधिक जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी, तो ये सही सुमेलित है देवा शरीफ मेला। और दोस्तों सैयद सालार मेला बहराइच, ये भी आपका सही सुमेलित है। सोरो मेला आगरा, तो दोस्तों सोरो मेला आगरा में नहीं बल्कि कासगंज में लगता है, याद रखिएगा। सोरो मेला कासगंज में लगता है। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है और सरधना मेला मेरठ में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोरो मेला आगरा में नहीं बल्कि कहाँ पर? सोरो मेला कासगंज में, या पहले एटा में लगता था सोरो मेला। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोरो मेला कासगंज में लगता है, आगरा में बटेश्वर और कैलाश मेला लगता है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो उत्तर है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को दी थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। और देखिए, सूची 1 में कृतियां और उनके लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में और आसान सा है। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णु शर्मा कौटिल्य चाणक्य हैं। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है और रत्नावली हर्षचरित की जो है कृति है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, देखिए प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और जीवन स्तर। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट या फिर बिजनौर। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति का निवास दोस्तों ये देखिए कहाँ पर है, आपको बताना है। तो बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु मिश्रण को अमलगम कहेंगे? तो उत्तर है पारा, या पारा का अन्य किसी धातु से मिश्रण अमलगम कहलाता है, इसलिए पारा और जस्ता के मिश्रण को अमलगम कहा जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग होता है? तो प्लेग का कारण दोस्तों यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक जो जीवाणु है। तो याद रखिएगा पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु ये प्लेग का कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माइटोकांड्रिया के अंदर संपन्न होती है? तो उत्तर है टाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ऑप्शन सी देखते हैं,
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र, इसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। देखिए क्रेब्स चक्र इसको कहते हैं और ये क्रिया माइटोकांड्रिया के अंदर उत्पन्न होती है या संपन्न होती है। और आप जानते हैं माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो उत्तर है अहमदाबाद। ऑप्शन बी देखिए, अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल में हिलने लगती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी। दोस्तों देखिए 12 जनवरी ऑप्शन डी जो है, इस तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम इट्स ऑल इन द माइंड था। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ऑप्शन है यांग क्विनान, अनास्ताशिया ग्लेसिना, नीना क्रिस्टेन या होई जिहोई। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है यांग क्वियान। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक चीन की यांग क्विनान ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक का आयोजक जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया गया था। और इसका जो ध्येय वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन रहा। और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज मैरी कॉम रहीं। समापन में ध्वजवाहन बजरंग पूनिया द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निपुण भारत अभियान के तहत क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अभियान के संचालन के लिए किया गया है। यह शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करने का प्रावधान करता है और ये कक्षा 3 यानी ग्रेड 3 तक के बच्चों की मूलभूत साक्षरता तथा संख्या गणना कौशल दक्षता को लक्षित करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों निपुण भारत अभियान जो है, ये निपुण भारत अभियान जिसको कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत कहा गया। इसका शुभारंभ दोस्तों 5 जुलाई 2021 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। और ये सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी सोफा 2021 रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि लखनऊ में मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। मलिहाबादी आम को विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाटों के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर गुढ़ा। देखिए जाटों के रहने की जगह को गुढ़ा कहा जाता है। ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक पेशा होता है। गांव में इनकी अपनी बस्ती होती है जिनका नाम उनकी जाति के आधार पर रखा जाता है, जैसे धोबीबाड़ा, यादव टोला, पांडे का पूरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? लघु सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति, औद्योगिक श्रमिक या अनुसूचित जनजाति। तो इनमें से दुर्बल वर्ग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों लघु सीमांत कृषक जो हैं, ऑप्शन ए देखिए, ये आपके दुर्बल वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारतीय समाज में कुछ समूह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इनको दुर्बल या कमजोर वर्ग कहा जाता है। इसमें अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, श्रमिक वर्ग को शामिल किया जाता है। ये प्रश्न हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये ग्राम्य समाज और विकास से संबंधित हैं। देखिए अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें, तो देखिए अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो, उसको अंधविश्वास कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पंधारीनाथ यच प्रभु ने इसकी रचना की है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों
देखिए, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ए स्टडी इन सोशियो साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, ये इस पुस्तक का पूरा नाम है, जिसके लेखक पंधारी नाथ यच प्रभु हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो उत्तर है वर्तमान में गिरिराज सिंह दोस्तों भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना यानी ICDS भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये तिथि थी 2 अक्टूबर 1975। दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना यानी ICDS भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना बच्चों के विकास के लिए विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अनोखे कार्यक्रम में है। इसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के माताओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाता है। अगला प्रश्न आसान सा है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। और आप जानते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक संचालित की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ध्यातव्य है कि यह योजना जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ है? ऑप्शन है देखिए पंजाब, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है हरियाणा में। देखिए दोस्तों, हरियाणा में सबसे कम शिशु लिंगानुपात दर्ज हुआ है। हरियाणा में मात्र 834 है, पंजाब में 846, जम्मू कश्मीर में 862 और राजस्थान में 888 है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? बेरोजगारी, अशिक्षा, भाग्य का भरोसा करना या काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, काम मिलने पर भी काम की इच्छा न होना। ये भारत में निर्धनता का सबसे उपयुक्त कारण जो है ये दिखाई नहीं देता है। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? भूकंप, अस्पृश्यता, पागलपन और जो बाढ़ है? तो सही उत्तर है अस्पृश्यता। दोस्तों भारत में अस्पृश्यता, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता ये सभी सामाजिक समस्याएं हैं। भूकंप जो है प्राकृतिक समस्या है। महामारी और पागलपन चिकित्सकीय समस्याएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपराध एक अवधारणा है, सामाजिक, धार्मिक, कानूनी या आर्थिक? तो सही उत्तर है अपराध एक समाज विरोधी अवधारणा है, और आप जानते हैं यह एक सामाजिक अवधारणा है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में शामिल नहीं होता है? बेरोजगारी, तलाक, निर्धनता या भ्रष्टाचार? तो सही उत्तर है तलाक। दोस्तों तलाक वैयक्तिक कारण है जिसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन होता है। भारत में सामुदायिक विघटन की श्रेणी में बेरोजगारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, अपराध आदि में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक, जातिवाद या राजनैतिक? तो सही उत्तर है दोस्तों वर्तमान समाज में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक आर्थिक स्थिति है। शिक्षा और योग्यता भी ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो व्यक्ति धनी होते हैं उनकी गांव में पकड़ और प्रभाव सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? उच्च जाति के महत्व में कमी। देखिए शिक्षा और युवकों के महत्व में कमी, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, उच्च वर्ग की प्रधानता और प्रमुखता, और परिवार और जाति के प्रभाव का ह्रास। तो दोस्तों ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की विशेषता उच्च वर्ग की प्रधानता और प्रमुखता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण नेतृत्व में उच्च जाति के महत्व में कमी आई है, शिक्षा का महत्व बढ़ा है, लोकतांत्रिक नेतृत्व बढ़ा है, भूस्वामित्व, परिवार और जाति के प्रभाव में ह्रास हुआ है, और सबसे बड़ी बात स्त्रियों की सहभागिता में वृद्धि हुई है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये अधिनियम 1950 का था, लेकिन 1 जुलाई 1952 से इसे लागू किया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 का है, लेकिन लागू 1 जुलाई 1952 से हुआ था। अगला प्रश्न आसान सा है, आप जानते हैं भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से लघु परंपरा का अंग नहीं है क्या? लोक कथा, दंत कथा, रामायण या विवाह गीत? तो सही उत्तर है रामायण। दोस्तों, रामायण जो है ये लघु परंपरा का जो है हिस्सा नहीं है या अंग नहीं है। जिन धार्मिक क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, लोकगीत, लोक कथा, नृत्य और जादू क्रियाओं का लिखित साक्ष्य नहीं है वे लघु परंपरा कहलाती हैं। लघु परंपरा का जन्म और विकास अशिक्षित कृषक समुदायों में होता है, वहीं उसे अस्थायित्व मिलता है, जबकि रामायण एक लिखित और व्यवस्थित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव 1995 में हुए थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसको देख लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, आप जानते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इस अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में जो पहला ग्राम पंचायत चुनाव हुआ था 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? ऑप्शन है कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं, विकृषीकरण और आत्महत्याएं और विकृषीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी विकृषीकरण। दोस्तों देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा आय की असमानता हुई। ये स्थिति कुछ कृषकों के लिए समृद्धि का कारण तो कुछ के लिए गरीबी का कारण बनी है, और इसके कारण विकृषीकरण उत्पन्न हुई और नवीन परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिकाधिक उपयोग के साथ भूमि का विभाजन भी हुआ है। अगला प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है आपके कार्नवालिस, मैकेंजी, मुनरो या फिर थॉमस। तो सही उत्तर है मैकेंजी। दोस्तों देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक हाल्ट मैकेंजी थे, और इस व्यवस्था के तहत कर देने का भार ग्राम यानी महाल के ऊपर होता था, और ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। 1833 में मार्टिन बर्ड ने सुधार के साथ इसे उत्तर भारत में पुनः लागू किया, और मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में इस भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था में लंबरदार कहा जाता था किसको? आपको बताना है कि किसको महालवाड़ी व्यवस्था में लंबरदार कहा जाता था। देखिए दोस्तों, लंबरदार जो होता था वो गांव के मुखिया को, बिचौलिए को या किसको कहा जाता था, आपको बताना है। तो लंबरदार आप देख सकते हैं कि गांव के जो दोस्तों लंबरदार गांव के से लगान वसूल करके कंपनी के अधिकारी या कंपनी के अधिकारी को जो देता था उसको लंबरदार कहा जाता था। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका भारत में जागीरदारी प्रथा किस काल में विकसित हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में जागीरदारी प्रथा मुस्लिम शासनकाल में विकसित हुई थी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। मुस्लिम शासनकाल में इसमें भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारी को दी जाती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात की जा रही है, इसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या थी आपकी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना दोस्तों ये क्या थी, इससे संबंधित प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके
शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 कि निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है खुले स्थान पर शौच यानी मल त्याग की पारंपरिक प्रथा का समापन करना निर्मल भारत अभियान का प्रारंभ जो है कार्यक्रम है, उद्देश्य है। और निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल, तिथि याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया था निर्मल भारत अभियान। और इसका उद्देश्य लोगों के बीच मुख्यतः ग्रामीण लोगों में स्वच्छता के महत्व और जागरूकता में वृद्धि करना था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो या प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले लेखपाल भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्व किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस किया। और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।